हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है फर्स्ट में, उसे हम प्रूफ करेंगे और फिर उसका यूज करके सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो रीड कर रहे हैं, इफ NCX इज इक्वल टू NCY देन प्रूव दैट either x is equal to y और x plus y is equal to n। यानी अभी हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, किसके लिए? फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ रहे हैं। उसके लिए पहले मैंने एक थ्योरम लिखा हुआ है। ये थ्योरम बहुत ही यूज होता है, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको प्रूफ करेंगे और उसका यूज दिखाएंगे कि उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिख रहे हैं, बहुत ही इजी है ये रिजल्ट। गिवन क्या गिवन है? NCX इज इक्वल टू NCY। ये दोनों इक्वल है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट है और दोनों इक्वल है, ऐसा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट जो है गिवन है। इसको अगर हम फैक्टोरियल में ब्रेक करें तो क्या ऑब्टेन करेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? फैक्टोरियल में n माइनस x ऑब्टेन करेंगे। सेकंड वाले में कितना आएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल y और n माइनस y आए। दोनों साइड से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ऑब्टेन होगा? फैक्टोरियल y इंटू फैक्टोरियल n माइनस y इज इक्वल टू फैक्टोरियल x और फैक्टोरियल n माइनस x। लिख दिया मैंने। और ये बीच में क्या है? इक्वल है, बीच में इक्वल है। तो जब मैंने इसको लिख दिया कि ऐसा होता है ये, तो अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो आप ऐसा नहीं समझेंगे कि कहीं पर लिखा है फैक्टोरियल a और फिर लिखा है फैक्टोरियल b, तो ये ऐसा हो जाए कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, फैक्टोरियल ab बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? तो इसको सिंप्लीफाई हम लॉजिकली करेंगे। दो सिचुएशन क्रिएट होता है ऐसी परिस्थिति में। तो हम लिख रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में कब ये दोनों इक्वल हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो क्या आया था? फैक्टोरियल y फैक्टोरियल n माइनस y इज इक्वल टू फैक्टोरियल x और फैक्टोरियल n माइनस x। कहता है कि ये दोनों इक्वल होगा एक कंडीशन पर कि इसका पहला फैक्टोरियल इसके पहला वाला के साथ इक्वल हो जाए, इसका दूसरा फैक्टोरियल इसके दूसरे वाले के साथ इक्वल हो जाए। इस सिचुएशन में दोनों इक्वल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल होगा कब? जब हम इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, मीन्स कि ये दोनों इक्वल कब हो सकता है? तो देखिए इसमें फैक्टोरियल में कितना है? फैक्टोरियल y इज इक्वल टू फैक्टोरियल x हो जाए और दूसरा क्या हो जाए? फैक्टोरियल n माइनस y किसके इक्वल हो जाए? फैक्टोरियल n माइनस x के इक्वल हो जाए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा। दोनों साइड से फैक्टोरियल रिमूव कर दिए एंड
इधर से आएगा n माइनस वाई इज इक्वल टू n माइनस एक्स, n से n कैंसिल हो जाएगा और तब ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x बन जाएगा, और यहाँ भी बन जाएगा y इज इक्वल टू x बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट पॉसिबल है। केस फर्स्ट में जो मैंने लिखा वो पॉसिबल है इसी शर्त पर जब y x के इक्वल हो जाए, एक ये कंडीशन होगा। दूसरा क्या हो सकता है, तो फिर हम उस रिजल्ट को लिख रहे हैं, फैक्टोरियल y फैक्टोरियल n माइनस वाई फैक्टोरियल x और फैक्टोरियल n माइनस एक्स। तो ये जरूरी थोड़े ना है कि इसका फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाले के साथ ही इंगेजमेंट करेगा, ये नेसेसरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट वाले का इंगेजमेंट यहाँ सेकंड वाले के साथ हो और इसका सेकंड वाले का इंगेजमेंट इसके फर्स्ट वाले के साथ हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि फैक्टोरियल y फैक्टोरियल n माइनस एक्स के इक्वल और दूसरा फैक्टोरियल n माइनस वाई फैक्टोरियल x के इक्वल, ऐसी भी बन सकती है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि देन फैक्टोरियल y इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस एक्स। दोनों साइड से फैक्टोरियल रिमूव करेंगे तो y इज इक्वल टू n माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू n। एक ये सिचुएशन बन सकता है। दूसरा बताइए, फैक्टोरियल n माइनस वाई किसके इक्वल हो जाए, फैक्टोरियल x के, देन n माइनस वाई इज इक्वल टू x, और फिर ये भी हो जाएगा n इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये दोनों से सेम ही रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। अब केस फर्स्ट और केस सेकंड को हम मिलाकर कह सकते हैं कि if ncx is equal to ncy, then either x is equal to y और ध्यान रखना और लिखना, मतलब कि या तो x y के इक्वल होगा या x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ये हमने प्रूव कर दिया इसको। अब इस प्रूफ का हम लोग टर्म्स कंडीशन चेक करते हैं। ये दोनों इक्वल है तो दोनों का अपर सफिक्स सेम है, तो कहता है कि दोनों का अगर अपर सफिक्स सेम रहे तो एक चांस बनता है कि दोनों का लोअर सफिक्स इक्वल हो जाए। दूसरा चांस ये बनता है कि दोनों के लोअर सफिक्स का सम अपर वाले के इक्वल हो जाए। दोनों के लोअर सफिक्स का सम जो है अपर वाले के इक्वल हो जाए, एक संभावना ये बनती है। ओके, तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है, जीबी पहले हम लिख देते हैं। गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन कितना है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 43 है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 43 है। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो इफ इन द एक्सटेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 43 द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म, मतलब ये कि 2r प्लस 1वां टर्म का गुणांक इक्वल है किसके, तो देखिए r प्लस 2वां पद का गुणांक इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 2h टर्म, यानी 2r प्लस 1वां पद का जो गुणांक है वो इक्वल है किसके, r प्लस 2वां के इक्वल है। तो उस कंडीशन में अब 2r प्लस 1वां का कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या होगा 43c, और जितना ये रहता है उससे एक कम लिखते हैं तो 2r लिखेंगे। इधर कितना होगा
43C और यहाँ क्या लिखेंगे r+1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ r+2 है। यानी ये कह रहा है ना कि 2r+1वां पद का गुणांक और r+2वां पद का गुणांक ये दोनों ही इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। और दोनों इक्वल है तो पूछ रहा है यहां से कि जब ये दोनों इक्वल है तब आप बताइए, हो गया? तो कह रहा है कि r की वैल्यू बताइए। तो देखिए अब इसको हम देखें तो इस फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है, दोनों का अपर सफिक्स सेम है। तो क्या कंडीशन बन सकता है? तो दो संभावना बन सकती है, देन और क्या मैंने बताया आइदर। क्या क्या संभावना बन सकता है कि दोनों का लोअर सफिक्स इक्वल हो, तो यहां से r का वैल्यू 1 आएगा। r का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन ये संजोग ये है कि जब r की जगह पर 1 पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास कौन कौन था? एक था 2r+1 और एक कौन था r+1। तो जब हम इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब इसमें r की जगह पर 1 पुट करेंगे, कितना था ये? ओके हाँ, तो r की जगह पर जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, तब ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। यानी कह रहा है कि थर्ड टर्म का कोफिशिएंट। ओके, और फिर r की जगह पर 1 रखिए, तो r की जगह पर 1 रखेंगे यहां पर ना ऐसे, r की जगह पर 1 रखेंगे तो 1+2 कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ये भी कह रहा है कि तीसरा टर्म का कोफिशिएंट और ये भी कह रहा है तीसरा टर्म का कोफिशिएंट, तो इक्वल होगा, वो कॉमन सेंस की बात है। तो ये r जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। r का वैसा वैल्यू एक्सेप्टेबल होता है जो दोनों के लिए अलग अलग रिजल्ट प्राप्त करे। ओके, तो दूसरी संभावना पर हम देखते हैं, क्योंकि जब r की वैल्यू 1 होगा ना तो ये भी तीसरे टर्म को इंडिकेट कर रहा है, ये थर्ड को इंडिकेट किया। ये बताइए, तो ये भी बोलेंगे आपकी थर्ड को इंडिकेट किया ये। ओके, अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड में एक और पॉसिबिलिटी है कि x+y = 1, यानी दोनों के लोअर सफिक्स का सम, तो 2r और प्लस में r+1 किसके इक्वल होगा? अपर वाले के इक्वल होगा, यानी 43 के इक्वल होगा। अब 3r हो गया, 43 - 1 कितना हो जाएगा? 42। तो r का वैल्यू कितना होगा? 14 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 हो जाएगा। अब r का वैल्यू जब 14 पुट करेंगे तो देखिए यहां से भी 2 होगा कि आखिर वो कौन कौन ऐसा टर्म है जिसमें r का वैल्यू 14 हम रख, तो देखिए इसमें रखेंगे तो 14 2 जा 28 और 1 कितना हो गया? 29, यानी 29वां इसमें रखिए तो 14 और 2 कितना होगा? 16। यानी कह रहा है कि 1 + x⁴ है ना, तो उसमें उसका इंडेक्स कितना है? 43 है। कहेंगे उसमें टर्म्स कितना आएगा? 44 आएगा। तो कह रहा है कि जो 29वां जो कोफिशिएंट आएगा, 29th जो कोफिशिएंट आएगा और जो 16th कोफिशिएंट आएगा, यानी 16वें पद का गुणांक और 29वां पद का गुणांक इसमें बराबर होगा। और इसको कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि तीसरा पद का गुणांक बराबर होगा, फिर बोल रहे हैं तीसरा पद का गुणांक बराबर होगा, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं होता है। ओके, तो फाइनली हमने इसको भी ऑब्टेन कर लिया। तो हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी का यूज करके हमने सेकंड वाले को सिंप्लीफाई किया।